सहायक की तैयारी करने वाले सभी व्यक्तियों को नमस्कार, जय हिंद। देखा जैसा कि साथियों हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ रहे थे परमाणुीय संरचना के बारे में, उसके बाद में पढ़ा आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी में हमारा चल रहा था आवर्तता, किसमें, गुणों में आवर्तता, यानी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो उसी क्रम में फर्स्ट पॉइंट है अपने पास में परमाणुीय आकार। किसी परमाणु का जो आकार है या उसका जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी परमाणुीय त्रिज्या पर। परमाणुीय त्रिज्या क्या होती है, हम क्या कह सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक से लेकर उसके बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, एटॉमिक रेडी यानी परमाणुीय त्रिज्या होती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तरंग यांत्रिकी के अनुसार, ध्यान रखना, तरंग यांत्रिकी के अनुसार किसी परमाणु की यानी अकेले जो सिंगल परमाणु है उसकी त्रिज्या निर्धारण करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी परमाणु की क्या होती है कि सीमा नहीं होती है। अब बात करें परमाणुीय त्रिज्या की, तो परमाणुीय त्रिज्या का निर्धारण क्या करते हैं, किसी मोलिक्यूल में करते हैं। और मोलिक्यूल में होगा तो मोलिक्यूल क्या है, किसी न किसी बंध के द्वारा क्या होंगे, वो बंधे हुए होते हैं। तो अगर हमारे पास में दो मोलिक्यूल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनों के सांझे के द्वारा बंधे हुए हैं तो उन्हें बंध होगा सहसंयोजक। अब सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए दो परमाणु हैं, उनके अगर दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात कर लें, यानी दोनों परमाणुओं के बीच की जो दूरी है जिसे हम कहते हैं अंतरानाभिकीय दूरी, कौन सी, अंतरानाभिकीय दूरी। अंतरानाभिकीय दूरी को हम क्या कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें, तो क्या आ जाएगी हमारे पास में किसी भी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। लेकिन सहसंयोजक परमाणुओं के अंदर सहसंयोजक बंध बनाते कैसे परमाणु हैं, ऐसे परमाणु बनाते हैं जो क्या हो, अध्रुवीय हो। क्या हो, अध्रुवीय परमाणु हो, वही क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में तो आप क्या कहोगे कि ऐसे परमाणु जो सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हों और उनके परमाणुओं के बीच की अंतरानाभिकीय दूरी के हाफ को क्या कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। लेकिन सहसंयोजक त्रिज्या का निर्धारण भी क्या है, एक अलग बंधों में किया जाता है। अगर वहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या परमाणु किसी अन्य तरीके से बंधे हुए हों, जैसे बात करें हम ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, इनके अंदर क्या है, सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट है वो है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या की बात करें तो धातुओं में यानी किसी जालक के अंदर, किसी क्रिस्टल जालक में जो धातु परमाणु है, जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन का जो धातु परमाणु है वो क्या है, दूसरे आयरन परमाणु से अटैच होता है। तो इन दोनों के बीच में जो बंध होगा उसे हम कहते हैं धात्विक बंध। अब इन दोनों परमाणुओं के बीच की जो त्रिज्या होगी, यानी इसके नाभिक से लेकर इसके नाभिक तक के बीच की जो दूरी होगी, उसका जो हाफ होगा उसे हम कहते हैं धात्विक त्रिज्या। और ध्यान रखना, धात्विक त्रिज्या जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है, सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद में आती है वॉन डर वाल्स त्रिज्या। वॉन डर वाल त्रिज्या क्या है, वॉन डर वाल त्रिज्या क्या है कि कोई अध्रुवीय अणु की बात हो रही है। जब क्या है, दो या दो से अधिक अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, जब वो पास में आते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई बंध नहीं होता है, ये हमारे पास में क्या है, ये अध्रुवीय अणु है। ये देखो, एक अणु इसमें प्लस और माइनस, इसमें माइनस प्लस जैसा भी है। अब इनमें क्या है, जब ये अध्रुवीय अणु हैं, जब पास में आते हैं तो इनके परमाणु हैं, उनके बीच की जो दूरी होगी उसके आधे को हम कहते हैं वॉन डर वाल्स त्रिज्या। और ये वॉन डर वाल त्रिज्या है किसमें, हमेशा किसमें ज्ञात की जाती है, ये क्या है, जैसे उत्कृष्ट गैसेज हैं, ठीक है, उनके जो परमाणु हैं हमेशा किस प्रकार के बंध द्वारा बंधे रहते हैं, वॉन डर वाल्स बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। अब ऐसे परमाणु अणु जो होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके आधे को हम कहते हैं वॉन डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। और वॉन डर वाल त्रिज्या है वो सब त्रिज्याओं में से क्या होती है, बड़ी होती है। तो वॉन डर वाल त्रिज्या, उसके बाद में क्या आएगी, धात्विक त्रिज्या, अगर इनका ऑर्डर पूछ लें, धात्विक त्रिज्या, और उसके बाद में क्या आएगी, सहसंयोजक त्रिज्या।
तो यहाँ पर साथियों जो किसी परमाणु का जो साइज है वो किस पे निर्भर करता है, किसी परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या जितनी बड़ी होगी परमाणु का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर हम परमाणु के आकार की बात करें तो परमाणु का आकार है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पर? 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। और तीसरा है कोशों की संख्या, कोशों की संख्या। पहला है क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश? किसी परमाणु में नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया आकर्षण बल, उसे क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कोई परमाणु है, इसका जो नाभिक है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा। अर्थात परमाणु का जो आकार है, परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, अच्छा, प्रभावी नाभिकीय आवेश को निकालने का तरीका देखो। इसके लिए फॉर्मूला होता है Z इफेक्टिव इक्वल टू होता है Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, परीक्षण कांस्टेंट। अब है परिरक्षण प्रभाव। देखो जिस प्रकार से प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होता है कि नाभिक है अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि कोई जब नया इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर प्रवेश करता है, कोई नया इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंदर प्रवेश करता है, तो पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण के कारण क्या है, इनके आकार में थोड़ा सा क्या है, वृद्धि हो जाती है, जिसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। अगर परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा तो साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से नाभिकीय आवेश प्रभाव कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कोषों की संख्या। कोषों की संख्या का मतलब आप जानते हो कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है, मान लो ये अपने पास में क्या है, परमाणु है, इसमें क्या है, कोषों की संख्या बढ़ रही है। मान लो ये परमाणु है, इसमें क्या हो रहा है, कोषों की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे कोष बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी परमाणु का जो साइज है, उसका जो आकार है, वो डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या के ऊपर। और त्रिज्या डिपेंड करती है 3 मुख्य कारकों पर। कौन कौन से कारक है, किस प्रकार का उसके अंदर बंध है और किस प्रकार का उसमें आकर्षण बल लगा हुआ है, कि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा है या परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा है या कोषों की संख्या बढ़ रही है। तो अब आवर्त सारणी में देखें इन चीज़ों को तो क्या होता है, देखिए आवर्त सारणी के अंदर बात करें हम, ये देखो पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम, अब क्या है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो आकार में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ में परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है और आकार में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन दूसरे केस की अगर बात करें हम, जब मूव करते हैं किधर, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं साइड से हम क्या हैं, दाईं ओर बढ़ते हैं, दाईं ओर बढ़ते हैं, तो आकार में क्या आती है, कमी आती है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर लिथियम के बाद में बेरिलियम, अगर हम यहाँ से छोड़कर आगे चलें, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यहाँ की बात करें हम, तो क्या होता है, लगातार प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे आकार में क्या आ रही है, कमी आ रही है।
लेकिन जब ऊपर से नीचे जाते हैं आकार क्या होता है, लगातार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगर हम एक बात करें कि कोई परमाणु है ए, इस परमाणु में से क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बन जाएगा, धनावेश। क्या बन जाएगा, ये धनायन बन जाएगा। अब ये देखो धनायन बन गया ये परमाणु, तो इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखना, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम क्या कहेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां से, जिस कारण से इसके साइज में क्या आती है, और भी कमी आती है। इसलिए ध्यान रखना, धनायन का जो आकार है वो हमेशा उसके उदासीन परमाणु से छोटा होता है। उदासीन परमाणु से क्या होता है, धनायन का आकार हमेशा छोटा होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें द्विधनायन की बात करें तो द्विधनायन का आकार और भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर वो कोई क्रम पूछ ले आपको को देकर, तो आपको उसके क्रम का ऑर्डर का पता होना चाहिए। जैसे हमारे को कह दे नॉर्मल मैग्नीशियम, उसके बाद में सिंगल मैग्नीशियम, उसके बाद में Mg+2 वाला, तो इस प्रकार से देखें तो इसके आकार में लगातार क्या आती है, कमी आती है। वहीं अगर हम ऋणायनों की बात करें तो क्या होगा, देखो मान लो कोई परमाणु है बी, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इस पर चार्ज आ जाएगा -1। अगर ये इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर ले तो इस पर चार्ज आ जाएगा -2। तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लो ये पहले परमाणु था, अब क्या दूसरा परमाणु, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और इसने एक्सेप्ट किया था, जिस कारण से क्या प्रतिकर्षण बढ़ गया। तो प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होगा, इसके आकार में भी क्या हो गई, प्रभावी नाभिक की आवेश कम हो गया और आकार क्या हो गया, बढ़ गया। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, जिससे क्या प्रतिकर्षण और बढ़ा, आकार में क्या हो गई, और भी वृद्धि हो गई। तो ध्यान रखना, किसी ऋणायन का जो आकार है वो अपने उदासीन परमाणु से अधिक होता है। तो इस प्रकार से साथियों आपसे कोई ऑर्डर है वो पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज और आती है, वो देखते हैं यहाँ पर, जिसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। देखो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी सीरीज की बात करें हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कहते हैं इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की बात करें, यानी ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उनका साइज क्या होगा। तो एक पॉपुलर एग्जांपल है जो अपन देखते हैं नॉर्मली, अगर हम देखें सोडियम की बात करें यहाँ पर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 11। लेकिन क्या अगर हम इसमें चार्ज लगा दें +1, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैग्नीशियम में क्या करें, +2 चार्ज लगा दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की क्या होगा, +3 चार्ज लगा दें तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन की बात कर लें यहाँ पर, या फ्लोरीन की बात कर लें, तो इसमें क्या हो जाए, एक ऋणावेश लगा दें तो इलेक्ट्रॉन 9 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 10। ऑक्सीजन की बात करें 2- चार्ज लगा दें, इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। और हम बात करें नाइट्रोजन की, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो इस प्रकार से सब में इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 बराबर है। ठीक है। तो इस प्रकार के एलिमेंट की जो श्रेणी है इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज या श्रेणी। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो श्रेणी है इसके अंदर देखिए, अगर हम साइज पूछ लें तो साइज क्या होगा, साइज का ऑर्डर पूछ लेते हैं तो इस तरह से क्या होगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो साथियों इस तरह का कोई प्रश्न है वो क्या है, पूछा जाता है। देखो ऋणायन आ गया, ऋणायन के साथ साथ में क्या होगा, साइज भी बढ़ रहा है। इधर कैटायन है, कैटायन साथ में क्या है, जैसे कैटायन बढ़ रहा है, कैटायनिक चार्ज बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है, परमाणु का आकार भी कम हो रहा है। तो इस बात को ध्यान से देखना, क्योंकि वहां पर क्या है, ऑप्शन में 2 क्या दे देंगे, एटम दे देंगे। वहां पर 2 चीजें एकदम साथ में पूछ लेंगे। क्या पूछेंगे कि इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं और किस किस की त्रिज्या समान है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो साइज में डी ब्लॉक में देखें
तो डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक के अंदर है अगर हम 3D की बात करें तो स्कैंडियम टू क्रोमियम तक तो साइज में क्या आती है, कमी आती है, लेकिन कॉपर तक का जो साइज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट हो जाता है, लगभग समान होता है। लेकिन जब जिंक पर जाते हैं तो साइज एकदम से बढ़ जाता है। कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, D10 जो कोष है वो पूर्णतः क्या है, भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज्यादा होगा, जिस कारण से साइज भी बढ़ जाता है। ए ब्लॉक की बात करें अपन तो ए ब्लॉक में हमें पता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन किसमें, पूर्व उपांत्य कोष में भरा जाता है, पूर्व उपांत्य कोष में भरा जाता है। ठीक है, कैसे, ये जैसे 4f की बात करें तो 4f में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन n-2 f1 to 14 n-1 कितना d0 to 1। सेम वे अगर बात करें ns की तो 1 से 2। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण उपांत्य कोष में भरा जाता है, जिस कारण से क्या है, इनके साइज में लगातार क्या आती है, कमी आती है। एफ ब्लॉक के अंदर बात करें, मान लो ये सीरियम है 58 टू लुटेशियम 71 की ओर बढ़ते हैं तो साइज में लगातार क्या आती है, कमी आती है, जिसे हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेंथेनाइड संकुचन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ध्यान रखना लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही क्या होता है, ये देखो जर्कोनियम, ध्यान रखना कौन है, जर्कोनियम है, इसकी जो त्रिज्या है उसका जो साइज है वो हॉफनियम के लगभग क्या हो जाता है, बराबर होता है, क्योंकि हॉफनियम के बीच में क्या आ गया, यहाँ पर लेंथेनियम टू हॉफनियम के बीच में क्या आ गया, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, जिस कारण से इसके साइज में क्या आ गई, कमी आ गई, इसलिए इन दोनों का साइज क्या हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि नायोबियम की बात करें तो नायोबियम का साइज भी क्या है, टेंटलम के लगभग क्या जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और जब साइज बराबर हो जाते हैं तो इनको पृथक करना भी कठिन हो जाता है। तो ये था परमाणुीय आकार के बारे में।